पाकिस्तान कब तक अपना जवाबी वार कर सकता है। हर किसी के जहनों में ये सवाल है। जब और जो पाकिस्तान का जो जवाब होगा, जवाबी वार होगा, उसका स्केल क्या होगा, ये भी हर किसी के जहनों में सवाल है। भारत खुद इस चीज़ को लेकर बड़ा परेशान है। वहाँ काफ़ी तजस्सुस है, बड़ी टेंशन की सूरत हाल है भारत के अंदर। और ये स्टैंड ऑफ कब तक बरकरार रह सकता है, अपने पैनलिस्ट से जानने की कोशिश करेंगे। क्या कहेंगे इस पर आप हारिस नवाज साहब की, ये स्टैंड ऑफ आपको क्या लग रहा है, कब तक बरकरार रह सकता है ये? जी हारिस नवाज साहब। हारिस नवाज साहब से दोबारा हम बात करेंगे। नजीम साहब, आपको क्या लग रहा है कि ये स्टैंड अप कब तक बरकरार रह सकता है? नजमुल साकिब साहब। देखिए, अभी तक का एस्टीमेट ये है कि हिंदुस्तान को तैयारों की शक्ल में इन्वेस्टमेंट जो उनकी बाहर जा रही है, इन्वेस्टर्स उधर से छोड़ के जा रहे हैं, ये अगर सारा हम देखते हैं तो $1 बिलियन का एज वी स्पीक नुकसान हो चुका है। तो नरेंद्र मोदी के पास 1 बिलियन रीजंस तो हैं अपनी सुबकी मिटाने के लिए, अपनी एम्बैरसमेंट मिटाने के लिए। किस तरीके से वो अपने अवाम को जवाब देगा, कैसे अपने उन इन्वेस्टर्स को, खासतौर पे ये जो आपके राफेल जो आपके हैं, यानी वो जो बाकायदा तौर पे आए हैं, उन्होंने कहा जी आपको इस्तेमाल करने नहीं आता। पहली दफा इत्तेफाक से ऐसा होता है, कभी ये तबाह नहीं हुआ, आप ये हमारे साथ कर क्या रहे हैं, उसके शेयर गिर गए हैं। ऐसे ही तो चारों तरफ से जब आप घिरे हुए हों तो आप क्या करते हैं? एक बात यहाँ पे बड़ी ज़रूरी है, हमारी इसी डिस्कशन में आई कि हिंदुस्तान को एक रोग स्टेट जो है ना वो करार देने के लिए हमारे सिफारतकारों को काम करना चाहिए। भाई आप मुसलमान को मुसलमान क्यों करते हैं? एक आदमी मुसलमान है, उसको कलमा क्यों पढ़ा रहे हैं? देखिए, दुनिया इस वक्त मानती है। शुरू हो जाइए ये यूएस, ये जो आपकी थी EU डिसइंफो लैब से दुनिया को पता लगा कि ओहो ये हिंदुस्तान कर क्या रहा है। उसके बाद उधर से आ जाइए, पाकिस्तान के 5 डोजिए जो दिए हमने, उनकी दहशतगर्दी, स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म की। उसके बाद एक और बात सुनिए, आपका जब कनाडा में आता है हरदीप सिंह निज्जर का वाकया, सरेआम उसको यानी आप असैसिनेट करते हैं, और जस्टिन ट्रूडो जो है वो पार्लियामेंट में खड़ा होकर कहता है कि 5 आइज ने ये रिपोर्ट दी है कि ये। उसके बाद गुरपतवंद आ जाइए यानी पन्नू पे। अच्छा, अभी हम ये पता लग रहा है हमें कि हिंदुस्तान की सड़कों पे, मार्केट्स में यूरेनियम बिक रही है, और उनका एक क्रूज मिसाइल जो है वो एक्सीडेंटली फायर हो जाता है और पाकिस्तान में आ जाता है, ऐसे ही ब्रह्मोस। अब क्या बताने की जरूरत है? उस सिलसिले में गुजारिश करना चाहूंगा कि दुनिया को ऑलरेडी पता है कि हिंदुस्तान जो है वो एक रोग स्टेट है, कंट्री ऑफ कंसर्न है। और अगर आप कंट्री ऑफ कंसर्न्स देखें यूनाइटेड नेशंस, ये जो आपको यूनाइटेड स्टेट्स की, तो उसमें शायद आपको हिंदुस्तान नजर आना शुरू हो जाए। वो नजर में आ चुका है। मुसीबत क्या है? मुसीबत ये है कि वेस्ट को, और खास तौर पे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को स्ट्रेटेजिकली जरूरत है हिंदुस्तान की कि वो चाइना कंटेनमेंट में, इस इलाके में उनके मफादात का आपका पॉइंट आ गया सर। हसन अस्करी साहब, आपको क्या लग रहा है कि ये कब तक स्टैंड ऑफ जो है ये चल सकता है मजीद? देखिए, ये तो ज़्यादा डिपेंड करता है हिंदुस्तान, बहुत लंबा तो ये चल नहीं सकता। हाँ, हिंदुस्तान के रवैये पे, और ज़्यादा तवील इसलिए भी नहीं चल सकता जैसे अभी वजूहात बयान की हैं कि हिंदुस्तान में जो इन्वेस्टमेंट है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, वो ड्राई अप होना शुरू हो जाती है। वो हमने माजी में भी देखा था, सन 2002 के अंदर जो है इसी तरह का स्टैंड ऑफ पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान इंडिया ने शुरू किया था। दिसंबर 2001 में जब उनकी पार्लियामेंट पे हमला हुआ था, तो उस वक्त अमेरिका ने सिर्फ एक निकाला था बयानिया के अमरीकी शहरी हैं वो वहाँ हिंदुस्तान ना जाएं, और जब वो इन्वेस्टमेंट कम हुई तो उसके बाद फिर हिंदुस्तान को स्टेप बैक करना पड़ा। हमारा अपना ख्याल ये है कि ये ज़्यादा देर चल नहीं सकेगा। पाकिस्तान ने भी एक जवाब देना है। अगर जवाब ना भी दे, हिंदुस्तान की अपनी मजबूरियाँ इतनी हैं कि वो ज़्यादा देर इसको चला नहीं सकेंगे। आप इमरान साहब देखें जी, मैं इसको इस तरह देखता हूँ कि इससे पहले एक छोटी सी, मुझे अगर आप इजाज़त दें, कल फॉरेन सेक्रेटरी उनके जो मिनिस्ट्री हैं, उन्होंने प्रेस ब्रीफिंग दी थी ये इस अटैक के बाद। तो उन्होंने 4 बातें की हैं जो पाकिस्तान से रिलेटेड एग्जैक्टली बनते हैं, उनका जवाब देना ज़रूरी है। नंबर 1, उन्होंने कहा कि जी ये नॉन एस्केलेटरी मैनर में हमने
एक्शन किया, 1। नंबर 2 वो बड़ा मेजर था, 2। और नंबर 3 उन्होंने कहा कि इससे पाकिस्तान डेटर हो गया। देखें, नंबर 1 नॉन एस्केलेटरी कैसे था? एयरफोर्स तो यूज ही एयर सुपीरियरिटी के लिए होती है आजकल नई वॉरफेयर में, और बाद में फिर लैंड फोर्सेस आती हैं। आपने टेरिटोरियल सॉवरेनिटी वायलेट की, आपने यूएन चार्टर वायलेट किया, आप अग्रेसर की तरह आए, आपने शहरी आबादी को हिट किया, आपने इबादत गाहों को हिट किया, मस्जिद को, फिर आपने शहरियों को, निहत्ते शहरियों को, बच्चों को, ख़वातीन को शहीद किया, 26 लोग शहीद हुए। तो उसके बाद ये किस तरह एस्केलेटरी नहीं हुआ? फिर दूसरा मेजर्ड भाई किस तरह मेजर था? आपने कहते हैं मस्जिद नहीं छोड़ी, आपने ख़वातीन को हिट किया है, आपने रात की तारीकी में किया है, और फिर जी पाकिस्तान डेटर हो गया। भाई कहाँ पे डेटर हो गया? आप तो कहते हैं, वो कहते हैं जी हमने स्टैंड ऑफ अटैक किया है, बॉर्डर क्रॉस नहीं किया और वहाँ से मिसाइल किए। Whatever you guys have done, point is this that our Air Force was alert, और टिट फॉर टैट नहीं, उन्होंने ठीक ठाक किस्म का इनको तमाचा मारा। और आप ये देखें कि 3 रफेल गिरने का जो मतलब है उसको वो कहते थे कि जी ये मोस्ट एक्सीलेंट जो 5th जनरेशन की इन्हांसमेंट्स इस जेट में हैं। ठीक है। और वो मोदी साहब के ये काश में पर राफेल होता, राफेल आए और 3 राफेल वाज देयर। और जो SU-30 है वो भी कहते हैं स्टिल्थ कहते हैं टेक्नोलॉजी है उसमें। तो लिहाजा हमने उन्होंने, और फिर एक और बात, उन्होंने अपनी एयरफोर्स का जिक्र ही नहीं किया। आप देखिए कि पाकिस्तान ने कहा कि 5 हमने जेट्स गिराए हैं, तो कम से कम उसका कोई तो जवाब देते। तो मैं आप कहने का मतलब ये है कि दे आर टोटली कंफ्यूज्ड। इस लेवल पे भी, फॉरेन सेक्रेटरी लेवल पे अगर इस तरह का प्रेशर होगा तो फिर इंडिया का कंफ्यूजन, इंडिया केओस और वो सब कुछ नजर आ रहा है। और प्रोपेगेंडा का तो सर उनका लेवल ये है कि आज वो कह रहे हैं कि बिल्कुल हमने तो नीलम झेलम हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट पे कोई अटैक किया ही नहीं है, वहाँ पे हमने कोई फायर ही नहीं किया, ये बिल्कुल झूठ है। हालांकि आज सब मीडिया ने जाके देखा है, दिखाया भी है कि कितना वहाँ पे डैमेज उन्होंने पहुंचाया है, जो कि आलमी कन्वेंशन की खिलाफ वर्जी है कि आप इस तरह के प्रोजेक्ट्स को निशाना नहीं बना सकते। आमिर मसूद साहब, आप बताइएगा कि अब क्या लग रहा है, ये स्टैंड ऑफ कब तक बरकरार रह सकता है, ये सस्टेनेबल है या नहीं है? देखें जी, ये तो दो बहुत डिपेंड करता है कि स्टैंड ऑफ तो एक ऐसी चीज़ है कि अब जिस तरह हम पिछले कई सालों से एक नो वॉर नो पीस वाली सिचुएशन में मौजूद हैं, और अब जो इन्होंने, इंडिया ने ये एक न्यू नॉर्म कायम किया है, इसको हमें ख़त्म करना पड़ेगा। ये बहुत ज़रूरी है कि एक न्यूक्लियर पावर कंट्री जिसकी 25 करोड़ आवाम है, आप पुलवामा जैसा अटैक करते हैं उसके ऊपर। हम पिछली दहाइयों से देख रहे हैं कि अक्सर ये होता था कि किसी किस्म का स्टेज मैनेज ऑपरेशन होता था, पार्लियामेंट पे अटैक हो गया, मुंबई हो गया, उड़ी हो गया, पठानकोट हो गया, मगर इनको कम से कम इस बात की जरूरत नहीं होती थी कि वो अपने वेपन्स हमारे क्रॉस द बॉर्डर इस्तेमाल करें और इस तरह से टारगेटिंग करें। पुलवामा में हमने पहली दफ़ा देखा, और हमने एक समझदार और एक महज़्ज़ब और आप कह लें कि एक मैच्योरिटी दिखाते हुए हमने उनको वो नुकसान नहीं पहुंचाया कि एस्केलेशन ना हो। लेकिन एंड ऑफ द डे ये हुआ कि अब जब वो आए तो ज्यादा फेरोशियसली आए, उन्होंने बहुत ज्यादा अहदाफ को निशाना बनाया और पाकिस्तान के सेंट्रल पंजाब के साउथ से लेकर नॉर्थ तक बहुत सारी जगहों को टारगेट किया। और ये बड़ा एक लम्हा फिक्रिया है हमारे लिए भी एज अ न्यूक्लियर स्टेट कि हमने इतनी स्पेस उन्हें मिल कैसे गई, और उन्होंने ज़हनी तौर पे इस चीज़ को कैसे, मतलब एक बहादुरी के कहें या बेवकूफ़ी कहें उनकी, कि उन्होंने हमसे ये एक किस्म का चैलेंज दिया। हमें इस डेटरेंस को इस्टेब्लिश करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये बहुत खतरनाक चीज़ है इंडिया जैसे लोगों के लिए। 1 मिनट मुझे समझ दीजिएगा जी, कि हम इस चीज को खत्म करें और एक डेटरेंस एस्टेब्लिश करें अपनी दोबारा से। और जब ये मार्का हम करेंगे तो उसके बाद मैं ये समझता हूं कि इन्हें समझ आएगी कि ये इस तरह से एक न्यूक्लियर कंट्री से जिसकी बड़ी स्ट्रांग मिलिट्री है। सही है। 1 मिनट हारिस साहब, आपको क्या लग रहा है कि अब ये स्टैंड ऑफ कब तक बरकरार रह सकता है? भारत को ज्यादा जल्दी है कि ये खत्म हो, लेकिन ये अब है पाकिस्तान के हाथ में कि कब हम ये अटैक करते हैं, उसके बाद फिर एस्केलेशन लेटर से एग्जिट होता है। जी हारिस नवाज साहब, हारिस नवाज साहब को आवाज नहीं मुझे 1 मिनट दीजिएगा।
सलमान गांधी साहब, आप इस पे क्या कहेंगे? देखिए, भारत को जिस नफसियाती कैफियत में नरेंद्र मोदी साहब ने मुब्तला कर दिया है, मुझे नहीं लगता कि ये आने वाले दिनों में से वो इसमें से निकल पाए। $1 अरब का उनका नुकसान हो गया है। हर आने वाले दिन के अंदर उनका नुकसान बढ़ना है, जिसका भारत मुतम्मल नहीं हो सकता। देखिए, मैं तो बतौर पॉलिटिकल रिपोर्टर एक बात कह सकता हूँ कि मोदी साहब भारत को उस सतह पे ले गए हैं कि आने वाले चंद रोज़ के अंदर देखेंगे कि वहाँ मोदी साहब के खिलाफ आपको बड़े बड़े मुजाहरे नजर आएंगे। इसलिए कोई मुमलिकत इस बात की मुतम्मल नहीं हो सकती कि किसी एक फर्द की जिद और हठधर्मी की वजह से उस स्टेट के मफादात पामाल होते नजर आए। मैं समझता हूं कि सलमान साहब, जितना हम इसे ड्रैग करते हैं, ये पाकिस्तान के फायदे में, इंडिया के लिए नुकसानदेह है। देखिए, बात है कि पाकिस्तान उन्होंने ये सारा कुछ क्यों किया, इसलिए कि पाकिस्तान जब भी मुआशी हवाले से संजीदा हुआ है, इस्लाहात और इक़दामात का अमल आगे की तरफ बढ़ा है, उन्होंने एक ऐसी कैफियत तारी करने की कोशिश की है ताकि पाकिस्तान की उस संजीदगी को, उस यकसुई को खत्म किया जा सके। पाकिस्तान ने आगे की तरफ बढ़ना है। और अब बात यह कि खुद भारत का ये बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा है, नरेंद्र मोदी साहब उसके जुबानदार हैं। ठीक है जी सर, आप बोले, आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? जी बस 1 मिनट लूंगा। आपने ये बड़ा अहम सवाल किया है और यही सवाल इस वक्त है कि ये स्टैंड ऑफ किस चीज़ में कन्वर्ट होगा और कितनी देर तक चलेगा। इसमें सिर्फ इतना सा अर्ज करना है कि जब जंग से पहले या जंग के दौरान आपकी एयरफोर्स हो, चाहे आपका नेवी हो, चाहे आपकी ग्राउंड फोर्सेस हो, चाहे आपकी इंटेलिजेंस एजेंसीज हो, इनके आपस में तो होते ही हैं। एक और जगह जंग हो रही होती है, उसको हम कहते हैं बैटल ऑफ नर्व्स। इस वक्त आपको कोई नहीं बता सकता, किसी के पास इसका जवाब नहीं है ये स्टैंड ऑफ कितनी देर तक चलेगा। लेकिन एक बात बताई जा सकती है कि ये जो बैटल ऑफ नर्व्स है, इसमें पाकिस्तान जीत रहा है।